तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 21 जनवरी को आया हुआ पेपर, जिसमें अपन केमिस्ट्री की एनालिसिस को करेंगे और डिटेल में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा था। इन माय ओपिनियन केमिस्ट्री आपका मॉडरेट टू टफ़ लेवल का रहा था। मॉडरेट टू टफ़ लेवल का रहा था। आप लोगों ने 20 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो आपकी एक अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी, है ना। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, उनको अपने को पहले सॉल्व करना था। कुछ क्वेश्चन टफ थे, उनको अपन थोड़ा टाइम दे सकते थे। अपन कोशिश करेंगे कि पेपर को अपन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अपने को कह रहा है कि अपने पास एक रिएक्टेंट ए है, इसकी यदि मैं H2 और निकल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलता है, और एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ H2, है ना। तो एडिशन ऑफ H2, अगर इसमें तो अपन एडिशन ऑफ H2 करवा ही नहीं सकते, और अगर मैं इन प्रोडक्ट्स की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे H2 का एडिशन होएगा तो क्या होएगा, पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ो, तो है ना अपने पास दोनों तरफ साइक्लोहेक्सेन मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो केवल इसी रिएक्शन के बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी अपन अगर इस रिएक्शन की भी बात करें तो यहाँ पे अपनी क्या कंडीशन होती है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन देखो, अगर इसके पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो उसका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो जब अपन इसकी एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पे COH और यहाँ पे COH। तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को यदि अपन देखें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि फॉर टू केमिकल रिएक्शन A एंड B, अपने को दो केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं A और B। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस दे रखे हैं, और अपने को रेट कांस्टेंट के बारे में जानकारी पूछ रहा है। तो अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो आप इस बेसिक फॉर्मूले से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो A रिएक्शन के लिए लिख देते हैं K1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT EA1। फर्स्ट रिएक्शन के लिए EA1 मान लेते हैं, चूँकि सेम टेम्परेचर पे हो रही है तो टेम्परेचर को मैं सेम रख देता हूँ। और K2 किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT2 हो जाएगा। अच्छा, अगर अपन दोनों को डिवाइड करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, K1 बाई K2 किसके बराबर आ जाएगा, ए, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा EA अपॉन RT, EA2 माइनस EA1 अपॉन RT, और दोनों तरफ लोग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln K1 बाई K2 इज इक्वल टू हो जाएगा EA2 माइनस EA1 अपॉन RT। चूँकि अपने को डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी का 20 किलो जूल। तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, 20 किलो जूल को जूल में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अपने को R की वैल्यू, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अपन R की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 100/12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा। और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 300। 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पे भी 20 से ये 20 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12 टू 24 अपॉन 3, तो नियरली इक्वल टू 8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चाहो तो R की वैल्यू 8.3 भी रख सकते थे ना, तो वो सेम ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहा है इन कैरियस मेथड। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैरियस मेथड का फॉर्मूला याद नहीं है। बच्चे आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। बेसिकली क्या कह रहा है, 0.75 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अपने को देता है 1.2 ग्राम बेरियम सल्फेट। फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर का परसेंटेज बताना है। तो देखो बच्चे, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अपने पास कोई ऑर्गेनिक सैंपल होगा इस तरीके से, जिसके अपन ने कुछ रिएक्शन करवाई होगी, और उससे अपने को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है। तो अगर अपन देखें बेरियम सल्फेट के अपन मोल्स निकाल सकते हैं, चूँकि अपने को मास दे रखे, कितना मास कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितने हो जाएंगे बच्चे, 1.2 अपॉन 233, है ना। अब देखो एक बेरियम सल्फेट का मोल लूँगा तो उसके अंदर 1 मोल सल्फर आएंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सल्फर किसके बराबर हो जाएंगे, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट के बराबर हो जाएंगे, जो कि कितना आ जाएगा 1.2 अपॉन 233। तो अपने पास आ गए मोल्स ऑफ सल्फर। अगर मोल्स आ गए तो अपन मास भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मास ऑफ सल्फर हो जाएगा कितना, 1.2 अपॉन 233 इंटू मोलर मास, जो कि अपने को दे रखे हैं इन्होंने 32। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आप आसानी से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा
1.2 इंटू 32/233, और ये अपने को मास कितना दे रखा है 0.75, तो 0.75 यहाँ पे लिख देंगे 0.75, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो बस अब अपने को इसको सोल्व करना है। सो अप्रोक्सीमेशन लेके कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ऑप्शंस अपने को काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, ऑप्शंस दूर दूर है तो अपन अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। जैसे 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा कितना हो जाएगा, अच्छा इन जीरोस को भी पहले इनका भी जुगाड़ कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा 1000। अब ये गया 3 पे, ये गया किस पे 4 पे गया। चलिए सो बेसिकली कितना आ गया 12 इंटू 32 इंटू 40 अपॉन, इसको अगर अपन सोल्व करें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 699 को अपन नियरली इक्वल टू 700 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना 32 गुना 40 अपॉन 699 को मैंने लिख दिया 700, तो ये भी कट जाएगा। अब अगर अपन देखें तो ये कट रहा है किस पे 7 5 जा 35 पे, और ये कट जाएगा किस पे 5 2 जा 10, और ये कट जाएगा किस पे 2 2 जा 4, तो नियरली इक्वल टू कितना आ गया 24%। तो जो 24 के आसपास वाला वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, है ना। बहुत बड़ी अप्रोक्सीमेशंस लेके भी कर सकते हो, है ना। अपने को ऑप्शंस देख के अपन बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें कह रहे हैं 14 ग्राम कैल्शियम मेटल, तो अपने को कैल्शियम मेटल दे रखे हैं इन्होंने, इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद HCl, और इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है HCl के साथ, और ये अपने को एक्सेस में दे रखा है। और अपने को प्रेशर और टेम्परेचर भी दे रखे हैं इन्होंने, कितना प्रेशर दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर दे रखा है कितना बच्चे 273 केल्विन। तो टेम्परेचर अपने को दे रखे हैं इन्होंने 273 केल्विन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो ध्यान रखना अपने को इस क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछ रखा था ना। चलिए जी, तो अगर अपन जानते हैं, बच्चा जानता है, अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है भी। अच्छा फिर अपने को ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो अपन देख पा रहे हैं द लिमिटिंग रिएजेंट इज़ कैल्शियम मेटल, तो कैल्शियम मेटल लिमिटिंग रिएजेंट होएगा, तो ये वाली बात अपने क्या होगी सही होगी। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होएगा ना, क्योंकि अपने से इनकरेक्ट पूछ रखे इन्होंने। चलिए जी, फिर अपने को कह रहा है 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व, हाइड्रोजन गैस कितनी इवोल्व होएगी 0.35, ये अपने को दे रखा है कितना बच्चे 14, तो अपन इसके मोल्स निकाल देंगे, कितने आ जाएंगे 14/40। तो अपन इसकी स्टोइकोमेट्री से क्या पता लग रहा है बच्चे अपने को कि अगर मैं 1 मोल कैल्शियम का लेता हूँ तो वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का बनाता है और 1 मोल हाइड्रोजन का बनाता है। तो अगर अपने पास कैल्शियम के इतने मोल्स हैं तो अपने पास हाइड्रोजन गैस के भी कितने मोल्स आ जाएंगे बच्चे 14/40 आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम से अपने को 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है ना। तो अपने पास मोल्स आ गए, तो इसको अब सोल्व कर देंगे, तो ये कट गया किस पे 2 पे, ये कितना आ गया 14, 2 7 जा 14 और 20, और फिर और अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 0.35 मोल आ जाएगा। तो ये वाली बात अपनी सही है, बात सही है, तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अपन देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसने कितना दे रखा है बच्चे CaCl2 इज़ प्रोड्यूस, तो CaCl2 का जितने मोल्स कैल्शियम के होंगे उतने मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के भी होंगे, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड भी कितने आ जाएंगे बच्चे 7/20 आ जाएंगे। तो अगर अपन इसका मास निकालें तो मास कितना आ जाएगा, मास इसका आ जाएगा 7/20 इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा 40 और ये 71, दोनों को ऐड करेंगे 1 7 4 11, तो ये कट गया 111 पे। इसको अब सोल्व कर देते हैं, तो बेसिकली कट गया 7/20। अच्छा अब 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और ये 5, 2 5 जा 10, 38.35। सो अप्रोक्सीमेटली ये वाली बात भी अपनी सही है ना। मैंने बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर और देखा था जहाँ पे बच्चे इन्होंने इतना ही मार्क्स दे रखा था, तो अगर आप चाहो तो इसको ये ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती होगी, टाइपिंग मिस्टेक है। इस ऑप्शन के अंदर अपने को इतना ही दे रखा था, कितना 38.35, तो ये वाली बात भी सही है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होएगा। सो आप चेक कर पा रहे हो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अपन इस बात को प्रूव भी कर लेते हैं कि आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए जी, सो अब अपने को हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम निकालनी है। अपने पास हाइड्रोजन गैस के मोल्स हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो अपन हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं PV = nRT से। अच्छा प्रेशर अपने को दे रखा है 1, वॉल्यूम अपने को निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स अपने को कितने दे रखे हैं 7/20। अच्छा अपने को लीटर में निकालना है, तो R की वैल्यू आप कितने ले सकते हो 1/12 ले सकते हो, और ये कितना हो जाएगा 273। 3 पे गया 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 पे गया 3 4 जा 12, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा
7 7 9 जा 63/80। अच्छा, इसको आप यदि सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 6378 पे गया, 8 7 जा 56, तो ये कट के आ गया कितना, 13 में से 6 गए 7 5 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7, और 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, है ना। तो ये वाला 7.9 समथिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 7.84 नहीं, 7.9 समथिंग आएगा बच्चे, ठीक है जी। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इंडिकेटेड, करेक्टली प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कौन सी प्रॉपर्टी सही बता रहा है। अच्छा, अगर अपन देखें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये कह रहा है कि अपन जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। अच्छा, इधर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होएगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होएगी, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ये कह रहा है बेसिक करैक्टर, अब बेसिक करैक्टर पूछ रहे हैं, तो अपन जानते हैं जैसे जैसे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बेसिक करैक्टर भी बढ़ता है। सोडियम यहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल में, पोटेशियम यहाँ पे आता है, उसके बाद अगर अपन बात करें मैग्नीशियम यहाँ पे आता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे आता है। तो अगर अपन इधर से इधर जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, बेसिक करैक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर पोटेशियम के ऑक्साइड का होएगा, सही बात है। फिर उसके बाद सोडियम के ऑक्साइड का होएगा, सही बात है। उसके बाद मैग्नीशियम के ऑक्साइड का होएगा, सही बात है। उसके बाद एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का होएगा, सही बात है। तो ये वाली बात सही है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। अब मेटेलिक करैक्टर अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा सोडियम का, फिर एल्यूमिनियम का दे रखे हैं, नहीं। सोडियम के बाद किसका आना चाहिए, पोटेशियम के बाद किसका आना चाहिए था बच्चे, सोडियम का आना चाहिए था, है ना। नन ऑफ दिस नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, फिर अपने को कह रहा है कि आर्जिनाइन और ट्रिप्टोफाइन दो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, है ना। अच्छा, तो अब बहुत से बच्चों को तो ये याद ही नहीं रहता ना, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसेंशियल वाले की वलैत वलैत लेजा प्यारे मेरे तेरी हिमानी, है ना। वेलाइन, ल्यूसाइन और आर्जिनाइन आपका ये रहा, आर्जिनाइन, और उसके बाद ट्रिप्टोफैन आपका ये रहा, ट्रिप्टोफैन आपका ये रहा, है ना। तो आर्जिनाइन भी है, ट्रिप्टोफाइन भी है, तो ये दोनों अपने क्या आ जाएंगे, इसेंशियल आ जाएंगे। अब बहुत से बच्चों को होगा कि सर नॉन इसेंशियल की शॉर्ट ट्रिक भी बता दो, तो नॉन इसेंशियल की होती है बच्चे ये जा 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 PTSC, ठीक है भी। तो जा 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 PTSC, इससे आप ये आपके सारे क्या होते हैं बच्चे, नॉन इसेंशियल वाले होते हैं, और इधर वाले आपके सारे क्या होते हैं बच्चे, इसेंशियल होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अपन जानते हैं एक ही होता है अपने पास जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, तो उसके पास कायरल कार्बन नहीं है, तो ये वाली बात भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 के आए और करेक्ट ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका। अगर अपन नेक्स्ट की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे अपने को नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे रखा है, तो ए में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा ऊपर NO2 लग जाएगा। अगर मैं इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो बच्चा जानता है NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसके साथ रिएक्शन करवा रखी है, तो ये वाली रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो, अपन इसका कंसेप्ट पढ़ के आते हैं ना कोचिंग में, याद करो मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पे क्या हो जाता है NH, और इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन C+O CH3, और यहाँ पे C+O CH3, तो इसको यहाँ पे आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। याद करो, ये डीएक्टिवेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं ना, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए। तो यहाँ पे NH, और यहाँ पे C+O, और यहाँ पे CH3। फिर उसके बाद एक इन्होंने डाल रखा है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो इसका +M है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके जुड़ जाएगा NO2। चलिए जी, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा रखा है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फाइनली अपने पास E क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लग जाएगा NH2, और नीचे लग जाएगा बच्चे क्या, NO2, है ना। अब इसका फॉर्मूला बना लो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6 कार्बन है, C6 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और 2 ये रहे, तो C6H6, और नाइट्रोजन कितने हैं 2, N2 और O2, है ना। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28, और टोटल मास इसका कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल मास हो जाएगा 12 6 72 और 6 78 प्लस 28 प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, 8 8 16 17 18, 1 कैरी, 7 3 10 और 3 13, 138। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ जाएगा बच्चे, 28/138 गुने 100, है ना। अच्छा, ये ऑप्शन टाइप, ये इंटीजर टाइप था ना, तो आपको इसको अच्छे से सोल्व करना ही पड़ेगा।
तो चलिए जो जो चीज़ें पहले कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। ये गया 2 पे गया 14, ये 2 पे गया कितना 2 6 जा 12, 2 9 जा, है ना। उसके बाद आ गया 1400 को डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली। अगर मैं इसको नियरली इक्वल टू 70 मान लूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा ना, 1400/70, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया 7 2 जा 14, 20% आ जाएगा ना, तो नियरली इक्वल टू 20%। इंटीजर टाइप ही चाहिए होता है तो इंटीजर में 20 आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेशन लेके भी सोल्व करोगे तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एस्टिमेशन ऑफ 0.7 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सैंपल बैरियम सल्फेट कैरियस मेथड, ये शायद ऊपर वाला ही ऑप्शन है ना जिसको अपन सोल्व करके आए थे 23.85, है ना बच्चे। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो यहाँ पे लाइक ऑप्शंस इन लोगों ने पास पास दे रखे हैं, तो यहाँ पे अपने को अच्छे से सोल्व करना पड़ता। और अगर जैसे अगर ऑप्शंस आपके ये थे दूर दूर वाले थे तो आप लोग इसको अप्रोक्सीमेशन लेके सोल्व कर सकते थे, और अगर ऑप्शन आपके पास पास वाले थे तो आप अप्रोक्सीमेशन लेके सोल्व नहीं कर सकते, है ना। तो ऑप्शंस को देख के अपने को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर कह रहे हैं कि द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के लिए याद करो, मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं। सबसे पहले अपने को क्या देखने होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसके अंदर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिग्मा बॉन्ड सभी में सेम है, तो यस और नो, यस सर। पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड 2 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गए तो ये वाले अपने कम स्टेबल होंगे, ये वाले अपने क्या होंगे बच्चे ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर आप ध्यान से देख पाओ बच्चे, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे NO2, जिसका क्या होता है -I इफेक्ट होता है, तो ये प्लस को ज़्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे प्लस दूर है तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वही दे रखा है, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम रिएक्ट विद एक्सेस HCl, है ना, सेम ही क्वेश्चन है। इसका भी ऑप्शन क्या था, ये लाइक इस क्वेश्चन में 38.85 ग्राम दे रखा है ना, है तो आप इसका ऑप्शन जानते हो, है ना। उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी या राइटिंग मिस्टेक होगी। इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर अपने को कह रहा है कि अपने को 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं और अपने से पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोपेनल और प्रोपेनोन। प्रोपेनल का यदि मैं स्ट्रक्चर देखो तो बच्चा जानता है कैसा होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और प्रोपेनोन कैसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? हाँ, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और इसके अंदर क्या है एल्डिहाइड है, इसके अंदर एल्डिहाइड है, इसके अंदर कीटोन है ना। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है तो ये अपने फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो ए वाली बात सही है। बी वाली बात कह रहा है इथोक्सी इथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, चूँकि टाइम की कमी होती है तो आपको पूरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मिथोक्सी प्रोपेन ऐसा बन जाएगा। याद करो डाइवेलेंट में जब अलग अलग वैलेंसी हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। तो बी वाली बात भी अपनी सही हो जाएगी। सी वाली बात में कह रहा है ब्यूटूइन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नहीं है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए याद करो अपने पास क्या होना चाहिए बच्चे, कायरल सेंटर होना चाहिए। तो इसके अंदर तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ी दिखा रहा है, तो सी वाली बात नहीं होगी। डी वाली बात में कह रहे हैं ब्यूटवनीन एंड ब्यूटूइन। अच्छा, ब्यूटवनीन अपना कुछ ऐसा बनेगा और ब्यूटूइन अपना कुछ ऐसा बनेगा। और फंक्शनल आइसोमर्स नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो इनके अंदर सेम ही है एल्कीन, ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं, तो डी वाली बात भी नहीं होगी। ई वाली बात में देखें तो पेंटेन अपना कुछ ऐसा बनेगा बच्चे। और उसके बाद कह रहे हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ऐसा बनेगा। आर चेन आइसोमर्स, हाँ, इसके अंदर अपनी प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन आइटम की है, इसके अंदर प्रिंसिपल चेन अपनी 3 कार्बन आइटम की है। तो जिसके अंदर प्रिंसिपल चेन अलग होती है वो अपने क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं, तो डी। ई वाली बात भी अपनी क्या हो जाएगी, सही। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, A B एंड E, ठीक है बच्चे। चलिए जी, फिर कह रहा है 80 ml ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मिक्सड विद 264 ml ऑक्सीजन। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है और इग्नाइट किया जा रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। इट गिव्स 224 गैसियस मिक्सचर एट NTP आफ्टर पासिंग थ्रू KOH 64 ml ऑफ गैस रिमेन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन मान लेते हैं अपना होगा CXHY प्लस X प्लस Y/4 टाइम्स ऑफ O2, है ना। अच्छे बच्चों को ये वाली रिएक्शन टिप्स पे याद होती है, X टाइम्स ऑफ CO2 प्लस Y/2 टाइम्स ऑफ H2O, है ना। बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा करो, है ना, जब आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो। तो ये अपना कितना है 80 ml है, ये अपना कितना है बच्चे 264 ml है ना। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि जब रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन होने के बाद बच्चे अपने को क्या दिखता है, रिएक्शन होने के बाद अपने को दिखता है 224 ml गैसियस मिक्सचर। अच्छा, याद करो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गैस की फॉर्म में बनती है, ये लिक्विड की फॉर्म में बनता है। तो
अगर अब अपने को दे नहीं रखा ना कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अपन लिमिटिंग रिएजेंट मान नहीं सकते, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि अपना ये तो कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा, क्योंकि ये तो अपने पास नहीं बचना चाहिए और ये अपना लिक्विड की फॉर्म में है। तो जब रिएक्शन पूरी होगी तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड होएगी और अपने पास क्या होएगी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होएगी, जो कि अपने को कितना दे रखा है बच्चे, 224 ml दे रखे हैं। अच्छा, जब KOH में से पास करवाते हैं तो KOH में से पास करवाने के बाद CO2 खत्म हो जाएगी, तो अपने पास कितना बच रहा है, 64 ml गैस बचती है। तो जब अपन इसको इस मिक्सचर को यदि मैं KOH में से पास करवाऊंगा तो ये CO2 को हटा देगा सारी को, तो अपने पास केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बचेगी, जो कि अपने को दे रखा है 64 ml। तो अपने पास नेट ऑक्सीजन कितनी आ गई बच्चे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो यूज़ होगी, है ना, ये तो अपने पास रेजिड्यूल बच रहा है, तो यूज़ कितनी होगी, 224 माइनस 64। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। अच्छे बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो यानी कि बेसिकली इतनी ऑक्सीजन अपनी अनयूज्ड है, इतनी ऑक्सीजन आपकी अनयूज्ड है ना, अनयूज्ड। तो बच्चे यूज़ कितनी हुई है, यूज़ कितनी हुई है, अपने पास टोटल थी 264, तो यूज़ कितनी हुई है, वॉल्यूम यूज्ड ऑक्सीजन, यूज़ कितनी हुई है बच्चे, 264 माइनस 200, 264 माइनस 64, ये अनयूज्ड बची है, तो यानी कि 200 ml अपनी यूज़ हुई है। तो भाई आप देख पाते हो बच्चे कि इसके 1 ml के लिए इसके कितने ml चाहिए बच्चे, x प्लस वाई बाई 4 ml चाहिए ना। तो 1 ml के लिए अपने को कितने चाहिए बच्चे, x प्लस वाई बाई 4 चाहिए। और 80 ml के लिए कितने चाहिए होंगे, तो 80 ml के लिए अपने को चाहिए होंगे 80x प्लस वाई बाई 4, यानी कि 80 इंटू वाई बाई 4, ये कितना आ जाएगा 20 पे। तो अपने पास कितना आ गया बच्चे, 80x प्लस 20y, है ना। इतनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है और ऑक्सीजन यूज़ कितनी है, 200 ml, तो ये आ गया 200। अब चाहो तो आप इसको क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते थे, पर अभी आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो ना। लाइक यदि मैं x की वैल्यू 2 रखूँ और y की वैल्यू 4 रखूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 82 जा 160 और ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ गया 240। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। इस ऑप्शन से सोल्व करें तो 82 जा 160 और 22 जा 40, तो ये कितना आ गया 200 आ गया, है ना। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, है ना। इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतने से ही आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो ये कह रहा है कि 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो इसको हीट कर रहे हैं। याद करो चेंज, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन किसके बराबर होएगा, 0, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, Q प्लस W, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो जो भी हीट दे रहे हैं वो किसके बराबर होएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। डेल्टा यू किसके बराबर होता है बच्चे, NCV डेल्टा T के बराबर होता है। और अपन जानते हैं बच्चे क्या, CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। CP अपने को कितना दे रखा है 7 और CV मैं निकालना चाहता हूँ, R अपने को दे रखा है 2, तो CV कितना आ जाएगा बच्चे 5 आ जाएगा। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 10 इंटू 5, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 500 आ जाएगा। तो इसको तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, है ना, इसको अपन ईजी की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि P की रिएक्शन करवाता हूँ जब मैं अमोनिया और हीट के साथ, तो मुझे Q मिलता है, और जब मैं इसकी Br2 और KOH के साथ करवाता हूँ तो R मिलता है। तो P अपना क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसे सोल्ट की फॉर्म में तो नहीं होएगा। 3 ऑप्शंस में अपने को ये दे रखा है बेंजोइक एसिड, तो इनमें से कुछ होएगा। तो बेसिकली बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अपने को चाहिए बच्चे किसके साथ, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन चाहिए अपने को NH3 के साथ, है ना। तो याद करो यहाँ पे क्या होता है, H2 बाहर निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है ऊपर CONH2 बन जाता है, C डबल बॉन्ड O NH2, है ना। तो C डबल बॉन्ड O NH2 अपने को एक ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो यानी कि अपना सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या करवा रहे हैं, Br2 KOH के साथ करवा रहे हैं। तो ये याद करो, ये अपनी प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक अमीन बनाने की रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पे करते हैं CO2 बाहर चला जाता है और यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग जाता है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा, ये आ गया एक डी ब्लॉक का क्वेश्चन, बहुत अच्छा, इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। याद करो, जब अपन +6 से एसिडिक मीडियम में जाते हैं तो अपने को 2 स्टेट्स मिलती हैं, एक +7 वाली और एक +4 वाली मिलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4, यहाँ पे अपने पास कितनी है +7, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे +2 +4 ये वाली नहीं होएगी, यहाँ पे कितनी है +4 और यहाँ पे कितनी है +3 ये वाली भी नहीं होएगी, यहाँ पे कितनी है
+7 और यहाँ पे कितनी है +2, नहीं ये वाली नहीं होगी ना। एसिडिक मीडियम में बच्चे MnO4 नेगेटिव MnO में कन्वर्ट होता है ना। सो MnO4 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव और MnO2 में जाता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि C6H12O3 गिव आयोडोफोम टेस्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड। तो अपने को एक फॉर्मूला दे रखा है जो आयोडोफोम टेस्ट देता है। तो अगर बच्चे ये आयोडोफोम टेस्ट देगा तो आयोडोफोम टेस्ट की आपको याद है, आयोडोफोम टेस्ट कौन कौन देता है, जिसके पास कुछ ऐसा ग्रुप हो या जिसके पास कुछ ऐसा ग्रुप हो, है ना। तो ये वाले सारे ग्रुप्स बच्चे क्या करते हैं, आयोडोफोम टेस्ट देते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसमें देखो इसके पास ये वाला ग्रुप है तो ये आयोडोफोम टेस्ट दे सकता है, इसके पास ये वाला ग्रुप है तो ये आयोडोफोम टेस्ट दे सकता है, इसके पास ये वाला ग्रुप है तो ये आयोडोफोम टेस्ट दे सकता है, पर इसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो अपना फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन बचे। चलिए फिर ये कह रहे हैं कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मैं इन सब का हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ तो देखो भी बच्चे, इसका तो हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता, तो इस ऑप्शन को मारो गोली। तो अपने पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अपने को 2 ही चीज़ों की हाइड्रोलाइसिस करवानी है। तो यदि मैं ए ऑप्शन की हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ तो मुझे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे CH। कार्बन के पास क्या आ जाएंगे 2 OH, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट अपना ये बन गया। अगर अपना हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बच्चे कुछ ऐसा है तो ये कह रहा है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट अपना टोलन टेस्ट भी देगा और आयोडोफोम टेस्ट भी देगा। आयोडोफोम टेस्ट तो ये भी दे सकते हैं, देखो भाई आयोडोफोम टेस्ट तो ये भी दे सकते हैं और टोलांस टेस्ट भी दे देगा, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड है। याद करो एल्डिहाइड होते हैं तो वो टोलेंस टेस्ट देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, है ना। चाहो तो आप ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक कर सकते हो। अगर आप बच्चे अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। तो CH3 CH और यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब देखो ये अपना आयोडोफोम टेस्ट तो दे सकता है बट टोलेंस टेस्ट नहीं दे सकता ना, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड की यूनिट नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। ऑल द पेयर ऑफ द मोलिक्यूल्स, अपने को कुछ पेयर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, आर कंटेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इनके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की आप लोगों को ट्रिक मैंने बताई थी, याद है बच्चे। जनाब अली ने गाया बेकार मन से SnO2 SnO, पंजाबी सॉन्ग PbO2 इसकी ट्रिक याद है ना बच्चे, क्या थी ट्रिक, जनाब अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, है ना। तो इसके अंदर ये SN वाले तो आ रहे हैं, PB वाले भी आ रहे हैं, पर जर्मेनियम वाले नहीं आ रहे ना। तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं AlCl3 कुछ ऐसा दिखेगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। BH3 ऐसा दिखेगा, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये ऐसा दिखेगा BeH2 बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और NO2 ऐसा दिखेगा, नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे एक लोन पेयर, है ना। चलिए जी, यहाँ पे एक लोन पेयर नहीं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी स्पीसीज अपनी कैसी हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये वाली बात सही। तो ऑप्शन ढूंढो, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए जी, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अपने को कह रहा है NiCO4, है ना। यहाँ पे इसकी न्यूट्रल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करेगी 4s2 3d8। चलिए जी, फिर उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकल, इसका एटॉमिक नंबर 26 27 28 है। 28 है तो 2 8 बन जाएगा। निकल का कितना बन जाएगा, फिर से निकल है तो 4s2 3d8। यहाँ पे भी निकल है तो 4s2 3d8। यहाँ पे कोबाल्ट है तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4s2 3d7। चलिए जी, फिर यहाँ पे अपने पास न्यूट्रल ही है तो इसमें तो इसी फॉर्म के अंदर रहेगा। यहाँ पे +2 है तो +2 का मतलब है ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 3d8 हो जाएगा। यहाँ पे भी +2 है
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी, D8 हो जाएगी। और यहाँ पे +3 है, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, D6 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर बच्चे अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे +3 में सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाते हैं, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और क्लोरीन अपना वीक फील्ड लिगैंड है, और CN अपना कैसा है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कोबाल्ट भी अपना कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 आ जाएंगे, येस और नो। उसके बाद इसकी sp3 होता है ना, sp3 की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाते हैं। चलिए जी, तो क्या ये अपना पैरामैग्नेटिक है, नहीं। अच्छा, अब इसमें अपने को D8 भरने हैं, तो D8 भरेंगे तो सारे पेड फॉर्म में भरेंगे, तो इसमें भी अपना D8 हो गया। चलिए जी, एक D खाली होएगा, DsP2 की फॉर्म में पड़ा होएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। अच्छा, वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड में एक एक करके भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो ये अपना क्या होएगा, पैरामैग्नेटिक होएगा। तो ऑप्शन देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। और D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो सारे पेड फॉर्म में भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 ऑर्बिटल अपने इसके पास क्या आ जाएंगे बच्चे, खाली आ जाएंगे। ठीक है भी, तो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं होएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज पुट ऑन हाइड्रोजन एटम इट एमिट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली अपन एनर्जी की फॉर्म में देंगे तो वो क्या करेगा भाई, फ्रीक्वेंसीज एमिट करेगा, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम आयन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, है ना। देखो, अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका मन करे तो ऐसे सोल्व कर लो, 1/λ जो आपको टीचर्स सोल्व करवाते हैं, RH Z², फिर RH इंटू Z², 1/N1 का स्क्वेयर, 1 - 1/N2 का स्क्वेयर, है ना। पर इससे क्या होएगा बच्चे, आपका एग्जाम के अंदर टाइम बहुत वेस्ट होएगा, है ना। टाइम को बचाने के लिए इसको आप इजी ट्रिक से जा सकते हो। देखो बच्चे, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर होएगी तो क्या उनकी एनर्जी भी बराबर होएगी, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर होएगी तो एनर्जी भी बराबर होएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो फर्स्ट लाइन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकेंड लाइन की -3.4, थर्ड लाइन की -1.51, फिर उसके बाद क्या होती है -0.85। ये वाली एनर्जी सबको याद होती है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है बच्चे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब थर्ड से फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज आ गई, और फोर्थ से सेकेंड, तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की एनर्जी कितनी आ गई बच्चे, तो 0.85 -0.85 + 3.4, तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3.4 में से 0.85 कम कर देंगे, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गए 5, और ये कितना आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और अपने को ये किसके लिए निकालनी है, हीलियम आयन के लिए निकालनी है। तो अपन जानते हैं एनर्जी की कोई सी बात, हाइड्रोजन की वही बात इंटू Z², तो यानी कि हाइड्रोजन के लिए जो भी एनर्जी होगी, हाइड्रोजन के ये बेसिकली हाइड्रोजन के लिए तो होती हैं ये सारी वैल्यूज़। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी है ये बच्चे, 2.55 इंटू Z² कर देंगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 = 20, 2 कैरी, 4 5 = 20 और 2 22, 2 कैरी, और ये 4 2 = 8 9 10, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई हीलियम के लिए एनर्जी। हाइड्रोजन के लिए फिर ये कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, तो हाइड्रोजन की अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूँ तो वो कितनी होएगी बच्चे, ये वाली तो होएगी। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कितने का आया, इसमें एनर्जी डिफरेंस आया -3.4 + 13.6, तो ये भी कितना आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये दोनों एनर्जीज बराबर हैं, यस सर बराबर है ना। तो आपको पूरे क्वेश्चन आप बच्चे अगर बेसिक कंसेप्ट से जाते रहोगे तो आप कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते ना, आपको कुछ यूनिक टेक्निक्स आनी चाहिए उसके लिए। तो ये वाली लाइन भी अपनी सही है और ये वाली लाइन भी अपनी सही है, तो अपना बच्चे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। सो इज इट क्लियर टू यू गाइस। चलिए जी, अपने को यूनिक ऑप्शंस है ना, क्वेश्चंस को देखते ही अपने दिमाग में मसल मेमोरी होनी चाहिए कि अपन उसको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि C4H8 को यदि मैं HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे C4H9Cl मिलता है, यानी कि ये अपना क्या है बच्चे, एल्कीन है। तो एल्कीन देखो सारे ऑप्शंस में दिख रहे हैं। चलिए जी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाना चाहिए, चलिए क्लोरीन सभी में जुड़ रखे हैं।
फिर ये कह रहे हैं कि C4H9NH2 बनता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए अपने को क्या ढूंढ रहे हैं बच्चे, अपने दिमाग में तुरंत कायरल सेंटर आना चाहिए था। तो अगर कायरल सेंटर इसके अंदर तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कायरल सेंटर इसके अंदर है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर कायरल सेंटर है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर कायरल सेंटर है, ये ऑप्शन हो सकता है। पर आप लोग बच्चे ध्यान से देखो तो सी के अंदर अपने पास NH2 होना चाहिए और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के अंदर OH दे रखा है, तो OH वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, केवल ये वाला ऑप्शन ही बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो बिना पेन उठाए, बिना रिएक्शन को किए ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चे, चलिए ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अच्छा, ये ना सारे बच्चे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कुछ करेक्शन होए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बिल्कुल सही वाले क्वेश्चंस भी बता दूंगा। ओके भाई, चलिए जी। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ AB2 इज डिजोल्व इन 50 ग्राम सोलवेंट सच दैट डेल्टा TF अपना कितना आता है 0.689। फिर कह रहे हैं कि 1 ग्राम AB को जब अपन डिजोल्व करते हैं उसी सोलवेंट के अंदर सेम अमाउंट के अंदर, तो डेल्टा TF इतना होता है। तो बताओ मोलर मास कितना होएगा AB2 का। तो बच्चे ये तो मुझे काफ़ी मतलब, अगर अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये अपने को नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, यानी कि आयोटा अपने को 1 दे रखा है। और अपन जानते हैं बच्चे डेल्टा TF किसके बराबर होता है, आयोटा इंटू KF इंटू M के। यदि मैं AB2 को डिजोल्व कर रहा हूँ तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा 0.689, आयोटा की वैल्यू 1, KF अपने को दे रखा है 5। मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि किसके बराबर होगा, मास अपॉन मोलर मास ऑफ AB2। मोलर मास ऑफ AB2 इंटू 1000 कर देंगे, चूँकि मास अपने को ग्राम के अंदर दे रखा है, अपॉन 50। तो यहाँ से ये तो मतलब इस वाली लाइन की तो जरूरत ही नहीं थी। अगर ये लाइन नहीं भी होती तो भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, है ना, क्योंकि अपने को मोलर मास ऑफ AB2 तो पूछ रखा है। तो लाइक ये कट गया किस पे, 10 पे, ये कट गया इस पे। तो मोलर मास ऑफ AB2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 100 अपॉन 0.689। तो ये कितने आ जाएगा, 1 लाख। तो अब इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा ना, इंटीजर टाइप के अंदर है, 3 4 5, तो ये कट गया 689 पे। तो 1 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 689। तो 10 में से 9 गए 1, इसके बाद 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, 311। अब जानते हैं अपन 6 6 जा 36, फिर 6 4 जा 24 पे कट जाएगा। चलिए जी, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27। तो 10 में से 6 गए, कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। और 10 में से 5 गए तो आ जाएगा 5, 10 में से 7 गए आ जाएगा 3, और 2 में से ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद आ गया ये, है ना। तो 3540। अब अपन जानते हैं 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, फिर 4 पे जाना पड़ेगा ना इसको। तो कितना आ जाएगा 2756। तो 10 में से 6 गए तो आ गया 4, 13 में से 5 गए तो आ गया 8, 14 में से 7 गए तो 7, 2 में से 2 गए 0, तो फिर आ जाएगा 0। तो 144 पॉइंट। अच्छा, अब अपन जानते हैं बच्चे 7840 तो 6, और यहाँ पे अपने पास 78। तो अपन जानते हैं क्या, 6 6 जा 36, 784, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 भी होता है ना बच्चे, 5 पे जा रहे हैं बेसिकली। तो अगर 5 पे जाएगा तो 9 5 जा 45, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 4, और 8 5 जा 40, और 4 44 का 4 कैरी, फिर से 6 5 जा 30 और 4 34, है ना। तो इस पे जा रहे हैं बच्चे, हाँ। तो 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ पे 13 में से 4 गए तो आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 0 0, है ना। तो 750, तो 2 1 0 रहेंगे तो पहले क्या आएगा पॉइंट, फिर आ जाएगा 0, है ना। तो अब जाएगा 75.1 से 145.1 समथिंग पे जा रहा है। तो 145.1, तो यानी कि नियर इंटीजर क्या हो जाएगा अपने 145 ही आएगा, बस सिंपल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब इसको तो अपने को सोल्व करना ही पड़ेगा बच्चे। NH4 की ज्योमेट्री अपन कैसे बनाते हैं, NH4 तो अपना कुछ ऐसा ही दिखता है, NH4 पॉजिटिव, है ना। ये तो टेट्राहेड्रल ही होता है, सही बात है। XeF4 अपना कैसा दिखता है, जेनोन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, है ना। तो ये इसकी तो टेट्राहेड्रल नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन देख लो 1 2 3 4 5 6, तो sp3
D2, ये वाली तो उसकी कंडीशन नहीं है। और NiCl4, ये याद करो, अभी अपन पीछे भी सोल्व करके आए हैं ना, तो एक क्वेश्चन बेसिकली 2 बार ही है ना। तो NiCl4 2 नेगेटिव, ये किसकी फॉर्म में अपने को दे रखा है, निकल 2+ की फॉर्म में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 3D8, याद करो 3D8। और ये अपना कैसे वीक फील्ड लिगैंड है, तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में sp3 होएगा, DsP2 नहीं होता, तो वीक फील्ड लिगैंड है तो sp3, तो ये वाला होएगा, ये वाला नहीं होएगा, ये वाला होएगा। अच्छा, ये प्लेटिनियम, अब आपको बहुत से बच्चों को तो कन्फ्यूजन होएगी, निकल और प्लेटिनम सेम ही फैमिली में होते हैं, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम याद करो भाई। तो यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी होएगी वैसी कॉन्फ़िगरेशन इसकी होएगी, बट इस केस में बच्चे अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, DsP2, तो अपना ये वाला ऑप्शन नहीं होएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये अपना क्या होएगा, कॉपर +2 की फॉर्म में। कॉपर की अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते कितनी होती है, 4s1 3D10। और अगर कॉपर +2 की फॉर्म में पड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D9 वाला केस आता है। D9 वाला याद करो बच्चे, स्पेशल केस होता है 1 2 3 4 5। इस केस में क्या होता है कि ये अपना कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब एक से काम बनना होता है तो इसको अपन आगे जंप करवा देते हैं, तो ये अपना क्या होता है बच्चे, DsP2 होता है। याद करो, ये एक्सेप्शंस में अपन लिखवाते हैं, स्पेशल केस है ना, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं BF3 की बात करूँ तो BF3 मेरा कैसा होएगा, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसकी तो ट्राइगोनल प्लेनर होएगी नहीं। NiCO4 याद करो भी, 4s2 3D8, 4s2 3D8। इस केस में बच्चे क्या होता है, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है ना, याद करो, ये थोड़ा स्पेशल केस ही है, आप लोगों को करवाया जाता है कॉपी के अंदर, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 3, है ना। तो इस तरीके से बच्चे आप इस पेपर को सोल्व कर सकते थे। ये सारा बच्चे मेमोरी बेस पेपर था, और आप अपने ऑप्शंस मैच कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट लगे, क्वेश्चन अलग दे रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बच्चे ज़रूर बताना, ठीक है भाई। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो बच्चे पेपर इजी नहीं था, बच्चों के लिए पेपर थोड़ा टफ था। आप लोग इसको मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रख सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक अटैम्प्ट अपने पास और भी है। ऑल दी बेस्ट। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट होता है प्रिपरेशन को लेके, प्लानिंग को लेके, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।